नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। क्लासेस के रूप में देखा जाए तो इकोनॉमिक के कई वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में ये जो टॉपिक है ये आपके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि मेंशन किया जाता है कि पीटी के अलावा यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में मेंस में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर देखा जाता है कि इस टॉपिक से ख़ास तौर से कथन और कारण के सवाल, कूट के सवाल और इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जैसे लगता है कि सारे ऑप्शन एक ही है। बट इसमें बेसिक अंतर क्या है, आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके फीचर्स क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज की होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें किस टाइप से सवाल पूछा जाता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर जो आपके लिए सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में भी आपको ये समझना है कि इनके बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो आज का जो टॉपिक है आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है, वो है आपका निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी थी। उसे से संबंधित आपका ये भी टॉपिक्स है जो कि महत्वपूर्ण है। इसको आइए हम समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। सबसे पहले तो मैंने आपको पीछे अपने वीडियो में बहुत सरल तरीके से बताया था कुछ टॉपिक्स के बारे में। उसमें ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आप समझिए इसको, आसानी से कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। पीछे मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी देश में यानी कंट्री में अगर प्रोडक्शन किया जाता है यानी कि उत्पादन किया जाता है, तो मैंने आपसे बताया था कि उत्पादन किया जाता है उस देश में या उसकी अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र होते हैं यानी सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया है कौन कौन से सेक्टर्स हैं, बट यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। यानी कि एक तो आपका है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र। यानी कि अगर देखा जाए चाहे जो भी देश हों उसकी अर्थव्यवस्था में यदि किसी भी वस्तु का या सेवा का अगर उत्पादन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन करने वाले उस देश के एक तो नागरिक होंगे। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के नागरिक हैं यानी कि इंडियन या भारतीय। साथ ही साथ ये मेंशन किया जाता है कि उस देश में सिर्फ देश के नागरिक नहीं बल्कि विदेशी भी होते हैं यानी कि फॉरेनर या विदेशी, जो कि वहाँ पर आकर उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, विभिन्न सेक्टर्स में भाग लेते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग्स करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बताना था कि जब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात की जाती है तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था के आधार पर इसके कई कैटेगराइज किए गए हैं। यानी इसके अलग अलग अगर आप भी देखेंगे तो इसके अलग अलग टाइप्स है। तो इस टाइप्स में आपको
बिल्कुल सरल तरीके से समझना है कि निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में डिफाइन किया गया या कितने भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब किसी भी देश में किसी भी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो और तृतीयक क्षेत्र हो, तो ऐसी स्थिति में अगर हम देश की बात करें तो देश, मैंने पीछे आपको बताया कि एक तो आपका डेवलप्ड कंट्री है यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था है, और दूसरा आपका डेवलपिंग कंट्री है यानी कि आपका विकासशील अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पर मैंने बताया कि विकसित हो या विकासशील देश हो, यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ पर उस देश के नागरिक ही नहीं बल्कि विदेशी मिलकर जब भी वस्तु सेवा का उत्पादन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब वो अर्थव्यवस्था का एस्पेक्ट क्या होगा, वो किस तरीके की अर्थव्यवस्था होगी। तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि या तो वो विकसित अर्थव्यवस्था होगी या तो विकासशील अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है कि जब उस देश के नागरिक किसी वस्तु सेवा का उत्पादन करते हैं, तो जो विभिन्न क्षेत्र हैं यानी प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर, तो इन क्षेत्रों में जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि जब प्राथमिक क्षेत्र, जैसा कि मैंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र, और जैसा मैंने बताया था कि कृषि क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, कच्चे माल का प्रोडक्शन किया जाता है यानी रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है। और सेकेंडरी सेक्टर में मैंने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र से लाए गए कच्चे माल का यहाँ पर विनिर्माण किया जाता है, यानी इस द्वितीय क्षेत्र को इंडस्ट्री सेक्टर या कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है कि इंडस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से लाई गई वस्तुओं का ही एक नया रूप दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है या निर्माण किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कृषि और उद्योग क्षेत्र में प्रोडक्शन किया जा रहा है यानी कृषि क्षेत्र में कच्चे माल का, और उद्योग क्षेत्र में अगर किसी वस्तु का विनिर्माण हो रहा है या निर्माण हो रहा है। अब आपको ये जानना है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में विनिर्माण और निर्माण के बारे में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये मैंने वहाँ पर चर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझना है कि विनिर्माण का मतलब है कि अगर मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का आटा बनाया गया, उसकी जो पैकेजिंग की जाए, जैसे आज आप देखते हैं अलग अलग ब्रांड के आटा आते हैं, जैसे आशीर्वाद है या किसान है या जो भी आपके आटा के पैकिंग आते हैं, वो पैकेजिंग ही आपका क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, विनिर्माण होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम कहें मिट्टी है, उसको ईंटा बनाकर अगर भवन का निर्माण किया जाए, सड़कों का निर्माण किया जाए, तो बेसिकली हम उसे निर्माण कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बताना था कि अगर कोई भी देश, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, अगर मान लीजिए उस देश में अगर किसी कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि कच्चे माल का उत्पादन, जैसे गेहूं, पीछे मैंने आपको उदाहरण दिया है, गेहूं या गन्ना, ठीक है, अगर इन दोनों प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है तो बेसिकली गेहूं और गन्ना यानी गेहूं से अगर हम लाकर इंडस्ट्री सेक्टर में इसे मैन्युफैक्चर्ड करें, उसको अलग रूप दें, तो गेहूं से आटा या उसकी पैकेजिंग करके या हम उसे एक नया रूप दे करके मान लीजिए हम उसका पिज्ज़ा बनाते हैं। तो बेसिकली पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ टेक्निकल यानी तकनीकी सहयोग हमें आवश्यक होगा। यानी इस स्थिति में ऐसे ही अगर हम उदाहरण ले लें, जैसे गन्ना है, इंडस्ट्री सेक्टर में आया, गन्ने से चीनी बना और चीनी से मान लीजिए विभिन्न प्रकार के स्वीट्स बनाए गए। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ न कुछ टेक्निकल सहयोग की आवश्यकता होगी, तकनीकी की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें आपसे, कोई भी अगर देश हो, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो या अर्ध विकसित हो या अल्पविकसित हो, उस देश में अगर किसी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है, अगर प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, अब ऐसी स्थिति में अगर कच्चे माल का तो उत्पादन वो करता है, और कच्चे माल का बहुत सिंपल सा अर्थ है
कि जब भी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास प्राकृतिक रूप से या भौतिक रूप से कहीं ना कहीं उसके पास रॉ मटेरियल मौजूद है। लेकिन अगर उसे चीनी बनाने के लिए या मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए, कंप्यूटर्स बनाने के लिए या टीवी या फ्रिज बनाने के लिए उसके पास तकनीकी नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझना है कि कच्चा माल तो है उसके पास, लेकिन अलग स्टेप में मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंप्यूटर्स बनाने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए, टीवी या फ्रिज बनाने के लिए उसके पास तकनीकी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वह देश किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर तकनीकी सहयोग के लिए पूरी तरीके से क्या होगा, निर्भर होगा। अब इस संदर्भ में तकनीकी सहयोग पूरी तरीके से निर्भर होगा तो बहुत सिंपल सी बात है, हो सकता है वो अर्थव्यवस्था आपकी अल्पविकसित या अर्धविकसित अर्थव्यवस्था हो। यानी कि वहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि कच्चे माल तो हैं लेकिन मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए उसके पास तकनीकी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है या बचत और निवेश की कमी है। तो मान लिया जाता है कि उस प्रकार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम निर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं। यानी मैंने आपसे बताया कि अगर ऐसी अर्थव्यवस्था हो जहां पर यदि किसी भी क्षेत्र में वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है और ऐसी स्थिति में उत्पादन करने के लिए उसके पास कच्चे माल तो हों, यानी रॉ मटेरियल्स तो हों, यानी प्राकृतिक वस्तुएं हों, लेकिन अगले स्टेप में यानी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर्स में प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास प्रौद्योगिकी ना हो या तकनीकी ना हो, तो ऐसी स्थिति में उस देश की अर्थव्यवस्था अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगी, निर्भर होगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्या, निर्भर अर्थव्यवस्था। निर्भर अर्थव्यवस्था यानी कि अब उसे अलग स्टेप में प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि गेहूं से पिज्ज़ा बनाने के लिए या गन्ने से चीनी या अन्य प्रकार के कमोडिटीज़ बनाने के लिए उसे अन्य देशों की तकनीकी पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्या, निर्भर अर्थव्यवस्था। तो निर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो गया, इसे हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि यह अर्थव्यवस्था किसी अन्य अर्थव्यवस्था के तकनीकी सहयोग पर क्या होगा, निर्भर होगा। तो इसीलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे देश आते हैं, उन देशों में एक तो आप अगर डिफाइन कर सकते हैं जैसे मध्य अफ्रीकी देश भी हैं या दक्षिण पूर्वी एशिया में भी बहुत से ऐसे देश हैं। जैसे मान लीजिए अब इस समय तो दक्षिण पूर्वी एशिया में पाकिस्तान हो गया या भूटान हो गया या नेपाल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके पास तो रॉ मटेरियल्स तो हैं, लेकिन अभी भी इनके पास पूंजी की कमी है, निवेश की कमी है। तो ऐसी स्थिति में तकनीकी की कमी है। तो जाहिर सी बात है अभी पूरी तरीके से ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्था का रूप नहीं ले पाई हैं। और यही कारण है कि अगर विकसित अर्थव्यवस्था का रूप नहीं ले पाई हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अर्थव्यवस्थाएं किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से क्या है, आश्रित है। इसीलिए इन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को अभी भी आश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आश्रित अर्थव्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वो उत्पादन प्रक्रिया में अभी भी देखा जाए तो इनके यहाँ निवेश की अभी भी क्या है, कमी है। निवेश की कमी है तो जाहिर सी बात है कि बचत की भी कमी होगी, और बचत की कमी होगी तो जाहिर सी बात है उनके आय का स्तर भी क्या होगा, कम होगा। और जैसा मैंने बताया था कि ऐसे देश हैं जिनके जीवन स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत निम्न होता है, यानी आय का स्तर कम होता है। जैसा कि मैंने पीछे डिफाइन किया था
IMF और विश्व बैंक के अनुसार यदि उनकी इनकम $1025 से कम है तो ऐसे देशों को अर्धविकसित या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बचत और निवेश की क्या है, कमी है। यानी उनका जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अन्य देशों की तुलना में बहुत क्या है, नीचे है। तो यहाँ पर हम जो आपको बेसिक कंसेप्ट देना चाहते हैं वो ये है कि अगर किसी भी देश में वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है और उसके पास कच्चे माल या नैसर्गिक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से उसके पास कच्चे माल तो हैं, लेकिन अलग स्टेप में यानी इंडस्ट्री सेक्टर्स में प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास तकनीकी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, बचत और निवेश की कमी है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूरी तरीके से आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन क्या आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर आज के सेक्शन में चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हो, तो क्या मानते हैं ये अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर आश्रित हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा कि ये पूरी तरीके से आश्रित नहीं है। यानी कि कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे भारत है यानी इंडिया है, भारत पाकिस्तान है, श्रीलंका है या चाइना भी है, तो अगर हम देखें तो इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं तो कुछ मामलों में तो कच्चे माल का उत्पादन करती हैं और कुछ मामलों में विभिन्न देशों से तकनीकी का क्या करती हैं, आयात करती हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम आश्रित अर्थव्यवस्था ना कहकर हम इसे कहते हैं परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, यानी म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी। यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर मेंशन किया जाता है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी इन अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न क्षेत्रों में यदि वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है तो इनके पास कच्चे माल तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं अर्थात विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं, जैसा कि उदाहरण मैंने दिया था फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, जापान जैसे देशों से अगर ये तकनीकी का आयात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूरी तरीके से आश्रित अर्थव्यवस्था ना कहकर हम परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था या म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि डिपेंडेंट और म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अब आते हैं अगले स्टेप पर, एक और अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यानी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे शब्दों से ही प्रतीत होता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बहुत सामान्य शब्दों में आप समझ सकते हैं कि चाहे वो विकसित देश हों या हम कह सकते हैं विकासशील देश हों, लेकिन ज़्यादातर आप इसे विकसित देशों के संदर्भ में ही समझेंगे, यानी पहली दुनिया के संदर्भ में ही समझेंगे। यानी कि अगर विकसित देशों में कहा जाए या किसी भी देश में कहा जाए या किसी देश की अर्थव्यवस्था में कहा जाए, अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था में अगर किसी वस्तु सेवा का उत्पादन किसी भी क्षेत्र में किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, तो ये देश अगर इन क्षेत्रों में सिर्फ कच्चे माल का ही उत्पादन नहीं करते हैं, यानी मैंने कहा कि रॉ मटेरियल्स का ही उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि अन्य स्टेप में यानी अगली प्रक्रिया में यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी या प्रौद्योगिकी हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था या सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो क्या बताया गया आप लोगों को कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। यानी सिंपल शब्दों में मैंने बताया कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, अगर उसके विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ये मेंशन किया जाए कि उसके पास सिर्फ कच्चा माल ही ना हो। जैसे मान लीजिए कि फ्रांस और ब्रिटेन की बात करें
या जर्मनी की बात करें, यानी इन देशों में अगर मान लीजिए कि चीनी बनाने के लिए, पिज्ज़ा बनाने के लिए या अन्य प्रकार के प्रोडक्ट बनाने के लिए इनके पास कच्चे माल ही ना हो, बल्कि अलग स्टेप में इनके पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्या? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो क्या आप मानते हैं आज दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या पूरी तरीके से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हैं? इसका आंसर आप हमें दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या वर्तमान संदर्भ में क्या सभी देश की अर्थव्यवस्थाएं क्या आश्रित अर्थव्यवस्था हैं? तो इसका हमें आंसर आप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका हम वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जानिएगा कि निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका मैंने बताया निर्भर या आश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा मैंने बताया परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, और तीसरा मैंने बताया आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं जब हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। यानी किसी भी देश में जब वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो कच्चे माल के साथ साथ उनके पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि आश्रित अर्थव्यवस्था यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास कच्चे माल तो होते हैं लेकिन विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको हम आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाकी सिस्टम मैंने थर्ड सेक्टर्स में आपको यानी और भी बताया कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो जब किसी वस्तु सेवा का उत्पादन करती है तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल ही ना हो, बल्कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी भी हो, सहयोग भी हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है आपकी परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस था, यानी आश्रित अर्थव्यवस्था में कच्चे माल तो उन देशों के पास होते हैं लेकिन अन्य देशों से तकनीकी का आयात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्हें आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ पर उत्पादन भी बहुत कम हो और कच्चे माल के साथ साथ वो तकनीकी का विभिन्न देशों से आयात करते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम ये कह सकते हैं, क्या कहते हैं? आश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन अब म्यूचुअली डिपेंडेंट या परस्पर निर्भर में मैंने आपको डिफरेंसेस बताया कि कच्चे माल का तो उत्पादन कुछ मामलों में करते हो या कुछ सेक्टर्स में करते हो, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में वो करते तो हों, लेकिन अलग स्टेप प्रक्रिया यानी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन करने के लिए वो अन्य देशों पर तकनीकी का आयात करते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम आश्रित तो कहेंगे, लेकिन अब उनमें कुछ सेक्शन आ जाता है कि कुछ तकनीकी का आयात करते हैं, कुछ तकनीकी उनके पास होती है। यानी कि सिस्टम क्या हो गया कि कुछ मामलों में वो उनके पास कच्चे माल या तकनीकी तो होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो कच्चे माल और अन्य तकनीकी का आयात करते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम परस्पर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आज के सेक्शंस में जिस पर मैंने चर्चा किया इसमें कुछ पॉइंट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये बेसिक डिफरेंसेस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में जब फुल कोर्सेज की क्लासेस चलेंगी तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, जब डिपेंडेंट इकोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी और म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी की बात की जाएगी, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसके बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था और कुछ मैंने इसमें आपको सवाल दिया है, आपने कॉन्सेप्ट देखा है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सवाल क्या है इस पर आप थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इसके अलावा अगर आपको क्लास कैसी लग रही है तो इस पर भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। फुल कोर्सेज के लिए अभी सिर्फ आपका डेमो क्लास चल रहा है, बाकी क्लासेस के लिए आप तैयार रहिए और अच्छी क्लासेस यहाँ पर अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रही है। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी आपको पूरे सहयोग के साथ और अच्छे मटेरियल्स के साथ आपको विभिन्न प्रकार के जो भी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग थोड़ा सा लाइक करिए, कमेंट करिए, आप लोगों की तरफ से जब भी कमेंट आएगा तो आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो हम लोग को थोड़ा सा और सहयोग मिलेगा कि आगे चलकर और भी अच्छे मटेरियल्स के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आएँ। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप लोग इस क्लास को डिफाइन करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज तक के लिए इतना ही बस। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।